कि इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 जेएस के सभी प्रश्नों को हल करके जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आज बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो गाउस का नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र का जो है निगमन आपको करना है। तो कैसे सूत्र का यह निगमन किया जाएगा, तो एक एक लाइन जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ सबसे पहले एक बेलन लेना है और यहाँ पर बेलन पर एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार को लेना है। आवेशित मतलब यह प्लस आवेशित है, धन आवेशित तार को लेना है। बेलनाकार जो हमारा जो लंबाई है, ऊंचाई है, तो यहाँ पर ऊंचाई को क्या माना है, यल माना गया है। और यहाँ से इस तार से यहाँ तक के तार की दूरी क्या है, आर दूरी है। और आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। और क्षेत्रफल क्या है, तो डीए है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस आकृति को आपको बनाना है कि एक बेलनाकार चादर रहेगा और इसके ऊपर जो है एक अनंत लंबाई के आवेशी जो तार रहेगा और इसी तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमको सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले चित्र को बना लीजिएगा और यहाँ पर माना क्या लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई, यहाँ पर एक अनंत लंबाई का जो तार देख रहे हैं वही तार है। माना एक अनंत लंबाई की आवेशी तार की लंबाई क्या है, यल है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है। तार से कितने दूरी पर, आर दूरी पर जो है बिंदु पी है। आर दूरी पर यहाँ पर बिंदु मान लेंगे पी है और पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। और क्षेत्रफल क्या है, डीए है। तो यहाँ पर जो है माना पहले सबसे पहले लिखना पड़ेगा और माना लिखने के बाद से जो है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लिखेंगे। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स बराबर जो सूत्र बना है, वैद्युत फ्लक्स को फाई से ई से दिखाते हैं और फाई ई बराबर जो है वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है फाई ई बराबर समाकलन होता है ई और यहाँ पे क्या बनता है, डी होता है। यह सूत्र किनका है, तो यह वैद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र है। अब इसमें से ई को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो बचेगा फाई ई बराबर हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, समाकलन बचेगा डीए। और डीए का समाकलन क्या होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर ई उतर जाएगा यहाँ पर और डीए का समाकलन ए होता है। डीए का समाकलन ए, याद रखिएगा, डीए का समाकलन ए, डीएक्स का समाकलन एक्स, डी वाई का समाकलन वाई होता है। तो ये डीए का समाकलन जो हो गया यहाँ पर जो है ए हो गया। अब यहाँ पर जो मान निकला है, अब यहाँ फाई ई का जो है मान को बदलेंगे गाउस के नियम से। क्या होता है, अगर यहाँ सूत्र लिखना चाहें तो आप बॉक्स में सूत्र भी एक लिख लीजिएगा कि अगर समाकलन अगर एफ डी एक्स हो तो क्या सूत्र बनता है, तो यक्स बनता है। तो डी एक्स का समाकलन यक्स है, तो इसी प्रकार डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए यह बेलन है तो और बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का जो क्षेत्रफल होता है या वक्रपृष्ठ इसको कहा जाए, बेलन का जो है क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन यहाँ एच की मान जो है यल दिया है, ऊंचाई जो यहाँ देख रहे हैं ऊंचाई जो है यल के बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या सूत्र में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर एच होता है बेलन का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है यल दिया गया है, इसलिए क्या बन गया 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्षेत्रफल को हटा देंगे तो यहाँ अगला लाइन क्या बनेगा, फाई ई हो जाएगा बराबर हो गया
यहाँ ई उतर जाएगा और ए के जगह पर क्या लिखेंगे, तो ए के जगह पर 2 पाई आर यल हो गया। तो 2 पाई आर यल कहाँ से आ गया, तो यह बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन एच के जगह पर यहाँ यल दिया है इसलिए यल यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर गाउस का नियम पढ़े हैं, गाउस का क्या सूत्र पढ़े हैं, तो यहाँ लिख लेंगे गाउस का जो सूत्र होता है, गाउस का सूत्र, तो गाउस का सूत्र क्या पढ़े हैं, गाउस का सूत्र है, तो गाउस का सूत्र याद रखे रहेंगे, गाउस का सूत्र होता है फाई ई बराबर होता है, क्या सूत्र है, फाई ई बराबर होता है क्यू बटा अपसाइलम नाट, क्या होता है, क्यू बटा अपसाइलम नाट। ये किनका सूत्र है, ये गाउस का सूत्र है। अब यहाँ पर जो है फाई ई को हटा दीजिए और फाई ई के जगह पर गाउस वाला नियम लिख दीजिए, क्या बनेगा, क्यू बटा अपसाइलम नाट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे ई गुणे और यहाँ क्या बनेगा 2 पाई आर यल हो जाएगा, 2 पाई आर यल। ये किसका सूत्र लिखे हैं, तो यहाँ पर जो सूत्र लिखा गया है यह गाउस का सूत्र है। अब यहाँ पर जो है रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र याद रखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से दिखाते हैं और लेमडा बराबर क्या सूत्र होता है, तो लेमडा का क्या सूत्र होता है, क्यू बटा यल होता है। एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। अगर लेमडा में यल का गुणा हो जाए तो क्यू बराबर क्या बन जाएगा, लेमडा यल बन जाएगा। अब यहाँ पर क्यू का मान निकाल लिया गया, लेमडा यल होना, यहाँ पर पक्षांतर करके गुणा किया गया है तो क्यू बराबर लेमडा यल बन गया। अब यहाँ पर क्यू को हटा दीजिए और क्यू के जगह पे मान को रख लेंगे तो क्या बनेगा, लेमडा यल बटा क्या है, अपसाइलम नाट। यहाँ किसका मान भरे हैं, क्यू का, बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे ई गुणे और क्या बनेगा 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब इसमें कटेगा क्या, तो यहाँ से काट सकते हैं, क्या क्या कट सकता है, यल से यल कैंसिल हो गया, कट गया, क्या बचेगा अब यहाँ बचेगा ई गुणे 2 पाई आर, इसको आगे उतार लीजिए, यहाँ पर ई गुणे 2 पाई आर बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, लेमडा बटा अपसाइलम नाट हो जाएगा। अब यहाँ पर ई को रोक लिया जाए तो अगर ई रुक जाए तो क्या बनेगा, 2 पाई आर नीचे जाएगा तो लेमडा बटा क्या बनेगा, 2 पाई आर और यहाँ बनेगा अपसाइलम नाट हो जाएगा। तो क्या बन गया, यही सूत्र जो आया किसका सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। कहाँ के लिए आया है, तो गाउस का नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई का जो है सीधे तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का यह फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूला को आप चाहे तो एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन क्या आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाउस के नियम से अगर देखा जाए और ये कूलाम के नियम से देखा जाए तो ई बराबर होता है यहाँ पर 1/4 पाई, यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई अपसाइलम नाट लिख सकते हैं और यहाँ लेमडा है तो यहाँ 2 लेमडा लिख सकते हैं और बटा में क्या है, आर है। तो यहाँ पर जो सूत्र बना है इस सूत्र को एक बार और समझेंगे कि यह मान और यह मान आपस में क्या बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई था, अब इसको 4 पाई किए हैं, जब 4 पाई करेंगे तो ऊपर 2 आ गया, 2 से 4 कट जाए, 2 दूना 4 तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 2। अब पाई अपसाइलम नाट, यहाँ देखिए पाई अपसाइलम नाट आर है तो आर भी लेमडा है तो लेमडा है, तो यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई अपसाइलम नाट 2 लेमडा बटा आर। तो दोनों का मान को अगर तुलना करेंगे तो दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर है। बस यहाँ 2 से ऊपर नीचे अंश और हर में क्या हुआ है, गुणा करके यह सूत्र को बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह सूत्र आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए और इसकी कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं यह परावर्ती दूरदर्शी का आरेख है। यहाँ पर 2 जो है देख सकते हैं 2 दीवार बना हुआ है और यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है। अब ये क्या करेंगे, और यहाँ से सबसे पहले प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे। तो ये प्रकाश की किरणें जो ये समतल दर्पण लगा है, ये प्रकाश किरणें इस पर टकराएगा समतल दर्पण से और यहाँ से आकर के इस दर्पण पर आएगा और इस दर्पण
दर्पण से टकरा करके सीधे आँख पर जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमको आँख के द्वारा देखना है वस्तु का, तो वस्तु बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ स्पष्ट देखने के लिए यहाँ हमारी आँख है और यहाँ से फोकस करेंगे, यह प्रकाश किरण जाएगा टकरा के सीधे यहाँ पे पहुँचा। वही काम यहाँ से भी जाएगा, टकराएगा, टकरा करके सीधे वहाँ पर फोकस होगा। तो ये जो बना हुआ है यह परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बना है और यहीं से जो है आपको देखना है और देखने पर क्या दिखाई देगा, वस्तु बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। और यहाँ प्रकाश के किरणें जो है आपतित हो रहे हैं। तो एक एक लाइन आप लोग समझ भी गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा क्रिया हो रहा है। अब कार्यविधि जो है कैसे वह कार्य करेगा, सबसे पहले ध्यान देंगे परावर्ती जो दूरदर्शी में वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, देखिए प्रकाश की जो किरण हुआ है, यहाँ से प्रकाश की किरण टकरा करके यहाँ से आकर के ऐसे जो गया है, तो यहाँ पर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के एक बिंदु पर फोकस होती है। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ अवतल दर्पण से जब परावर्तित होकर के एक बिंदु पर फोकस होती है और यह किरणें कितने अंश के कोण पे झुकी रहती है, 45 अंश के कोण पे झुके समतल दर्पण से परावर्तित होती है और नेत्रिका में से देखी जाती है। इस प्रक्रिया में वस्तु का एक बड़ा और स्पष्ट क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यह कार्य विधि है जो है परावर्तित दूरदर्शी का ऊपर आरेख बनाया गया है और यह कार्य विधि बताया गया कि परावर्तित जो दूरदर्शी होती है, जो वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती हैं, वह जो अवतल दर्पण पर परावर्तित होकर के एक बिंदु पर फोकस होती हैं, या यहाँ पर एक बिंदु पर देखिए फोकस होती हैं और इसी बिंदु से जब फोकस होती है तो कितने अंश के कोण पर बनती हैं, तो 45 अंश के कोण पर झुके रहते हैं। और जो है नेत्रिका से, नेत्रिका कहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपका आंख रहेगा, आंख से जब देखेंगे तो इसमें वस्तु जो है बड़ा और स्पष्ट आपको वस्तु जो है दिखाई देता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वस्तु एक बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख और कार्य विधि को जो है, क्रिया विधि को जो है बताया गया। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया, अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर तीन में अंतर बताना, तीनों में अंतर, अनचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तीन कॉलम बना लीजिएगा और एक में क्या लिखेंगे, अनचुंबकीय पदार्थ, दूसरा का में लिखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, उसमें लिखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पर पहला जो होता है, अनचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसको कायम बोला जाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है कम होता है और धनात्मक होता है। अनचुंबकीय प्रवृत्ति में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, कम तथा धनात्मक होता है। जबकि इसमें अगर देखा जाए तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो है चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वह जो है कम तो होता है लेकिन यहाँ धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऋणात्मक होता है। यहाँ कम और धनात्मक होता है, यहाँ कम ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे लिखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबक प्रवृत्ति का मान होता है बहुत अधिक होता है और धनात्मक होता है। इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति जो कायम होता है इसका मान इसमें बहुत बड़ा होता है, अधिक होता है और धनात्मक होता है। इसमें कम होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें कम होगा लेकिन धनात्मक होगा, इसमें बहुत अधिक होगा और धनात्मक होता है। दूसरा जो इसका जो है अंतर क्या है, तो लिखेंगे अनचुंबकीय पदार्थ में जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू आर का मान इसमें एक से कुछ बड़ा होता है। एक से कुछ बड़ा किसमें होता है, अनचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति जो है आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान एक से क्या होता है, कुछ बड़ा होता है। जबकि इसमें देखेंगे तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है उसका मान एक से क्या होता है, कम होता है। एक से इसमें कुछ बड़ा होता है, इसमें एक से कम होता है। और अगला जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ की जो होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, या आपेक्षिक पढ़ेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान एक से बहुत अधिक होता है। यहाँ पर दो अंतर बताया गया, पहला या चुंबकीय प्रवृत्ति पर आधार पर बताया गया है और दूसरा जो है आपेक्षिक चुंबकशीलता के आधार पर बताया गया है। अब इसमें उदाहरण बताना है, उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो अणुचुंबकीय में एल्युमिनियम सोडियम लिख सकते हैं और प्रतिचुंबकीय में जो है कॉपर है और जो है यहाँ पर सिल्वर है। और अगला जो है यहाँ पर लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है। यह लौह चुंबकीय पदार्थ आते हैं। इसमें जो है लौह चुंबक में जो है क्या, चुंबक जब लेके जाते हैं तो बहुत तेजी से क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए इसको लौह चुंबकीय पदार्थ कहा गया है। तो ये अंतर जो है आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर अंतर बताया गया और उदाहरण भी बताया गया। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो ऊर्जा बैंड के अगर आधार पर हम लोग चालक, कुचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण की व्याख्या कैसे करेंगे, अब यहाँ पर इनकी व्याख्या को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर
चालक और जो है अर्धचालक कुचालक के बारे में जो है ऊर्जा बैंड के आधार पे आपको बताना है। तो ऊर्जा बैंड का मतलब यहाँ ऊर्जा अंतराल, इसमें ऊर्जा अंतराल का मान बहुत कम होता है। किसमें? चालक, चालक मतलब सुचालक में ऊर्जा अंतराल का दूरी बहुत कम होता है और अर्धचालक में जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें जो दूरी होता है ऊर्जा अंतराल का मान होता है बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ छोटा होने की वजह से इसमें का इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से इसमें जो आ जाएगा चालन बैंड से संयोजी बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ से चालन बैंड में संयोजी बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन आ भी जाता है और नहीं भी आता है, इसलिए इसको अर्धचालक कहते हैं। इसमें बहुत दूरी, बहुत बड़ा दूरी हो जाता है, इसलिए इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ पाता है। तो व्याख्या कैसे करेंगे? चालक में जो चालक होते हैं में संयोजी जो बैंड होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड जो है अतिव्यापी होते हैं। चालन बैंड और संयोजी बैंड बहुत कम दूरी पर है, इसके बीच की दूरी जो है ऊर्जा अंतराल बहुत जो है अतिव्यापी, अतिव्यापी माने बहुत छोटा है। जबकि अर्धचालक में इनसे बीच जो है, इनके बीच एक छोटा ऊर्जा अंतराल होता है और कुचालक में यह अंतराल बहुत क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ ऊर्जा अंतराल बहुत बड़ा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाता है। तो इसमें ऊर्जा अंतराल बहुत नजदीक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है चालन से संयोजी बैंड में आ जाएगा या संयोजी बैंड से चालन बैंड में चला जाएगा। इसमें जो है अर्धचालक है, ये अर्धचालक के लिए बना है और ये कुचालक है। अर्धचालक में क्या है, कभी इलेक्ट्रॉन इसमें से आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें ऊर्जा अंतराल थोड़ा सा इससे क्या होता है? बड़ा होता है और ये बहुत बड़ा होता है ऊर्जा अंतराल, इसलिए इसमें का इलेक्ट्रॉन न इसमें आता है न इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये ऊर्जा बैंड के आरेख पर जो है आपको चालक, अर्धचालक और कुचालक में जो है अंतर बताया गया, तो अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब अगला हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, स्वप्रेरण से क्या तात्पर्य है? एक कुंडली का स्वप्रेरण कितना मान दिया गया है? 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे? स्वप्रेरण का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वप्रेरण। स्वप्रेरण की परिभाषा को पहले लिख लिया जाए। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो स्वप्रेरण क्या होता है? जब यहाँ परिभाषा पहले नोट किया कर लिया जाएगा, 2 बार पढ़ा जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा कि जब किसी कुंडली में, तो यहाँ पे लिख लेंगे जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है, मतलब धारा में परिवर्तन मतलब बदलाव किया जाता है, इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जिसके द्वारा कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित क्या हो जाती है? वैद्युत वाहक बल। प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। बल उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप उस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगता है। उस कुंडली में क्या होता है? धारा प्रवाहित होने लगता है। उस कुंडली में धारा
धारा बहने लगता है, बहने लगता है, लगता है। इस घटना को, इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण, स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। और ये घटना किस में घटता है? अगर कौन से कुंडली है जो ऐसे घटना घटता है, तो उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं जैसे, और जैसे में लिख सकते हैं चोक कुंडली होता है। क्या होता है? चोक कुंडली। जो मरकरी के बगल में एक कुंडली लगाते हैं और उस कुंडली का नाम होता है चोक कुंडली होता है। इसमें क्या होते हैं? चोक कुंडली स्वप्रण में क्या होते हैं? इसमें एक ही कुंडली होता है। क्या होता है? इसमें एक ही कुंडली होता है और इसी कुंडली में धारा परिवर्तन करेंगे, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके द्वारा इस कुंडली में जो है एक धारा बहेगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल बनेगा और जिसके द्वारा उस कुंडली में एक धारा बहने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है? कुंडली चोक कुंडली होता है। कैसे परिभाषा को याद करेंगे? जब किसी कुंडली में क्या करना है? धारा परिवर्तन कीजिए, पहले धारा को भेजिए, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके फलस्वरूप उस कुंडली में एक धारा बहने लगता है। इसी घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल मतलब इसमें सवाल दिया गया है। अब इसमें सवाल को हल करेंगे। सवाल इसमें प्रश्न में क्या दिया गया है? तो बताया गया है कि इसमें जो है स्वप्रेरण तत्व जो है 0.4 मिली हेनरी है। तो स्वप्रेरण तत्व को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो याद रखेंगे स्वप्रेरण तत्व को यल से प्रदर्शित करेंगे और यल बराबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 0.4 मिली हेनरी दिया गया है। तो यहाँ पर 0.4 मिली हेनरी दिया गया है। अब यहाँ मिली शब्द को हटाना पड़ेगा। अब मिली में कितना घात होता है? तो यल बराबर हो जाएगा 0.4 और मिली में होता है 10 की पावर -3 घात और ये बन जाएगा हेनरी। मिली को हटाना पड़ेगा। अगर मिली हो, माइक्रोन हो तो वहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। तो यल का नाम क्या है? प्रेरक तत्व है और प्रेरक तत्व का मान 0.4 मिली था और मिली को हटा दिए तो 10 की पावर क्या बन गया? -3 हेनरी हो गया। और इसमें धारा कितना है? तो देखेंगे इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर हो जाता है। मतलब धारा कितना हो जा रहा है? 1 एम्पियर हो जा रहा है। कितने सेकंड में? तो यहाँ पर धारा जो दिया गया है डेल, यहाँ पर आई बराबर दिया गया है 1 एम्पियर दिया गया है और टाइम कितना दिया गया है? तो टाइम इसमें दिया गया है डेल टी है और डेल टी का मान दिया गया है 0.1 सेकंड दिया गया है। इसमें कितना मान नोट हो गया? 3 मान नोट हो गया। यल का मान, डेल आई का मान और डेल टी का मान। और किसका मान पूछ रहा है? ई बराबर इस प्रश्न में पूछा गया है। ई का नाम क्या है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अब प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है? तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र याद रखेंगे, ई बराबर होता है -यल और क्या होता है यहाँ पर? डेल आई बटा डेल टी होता है। अब ई का सूत्र आपको याद रखेंगे, ई बराबर -यल डेल आई बटा क्या होता है? डेल टी होता है। अब इसमें मान को क्या करेंगे? रखेंगे। तो इसमें मान जो ऊपर जो मान दिया गया है वही मान को यहाँ पे भरना है। तो लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा माइनस यल का मान क्या है? 0.4 गुणे 10 की पावर -3 है और डेल आई का मान क्या है? 1 एम्पियर है, पूरे का बटा है और डेल टी का मान क्या है? 0.1 है। अब यहाँ पर कितना आसान दिया गया है? यहाँ पर आसान ये दिया गया है कि इसका अगर दशमलव और इसका दशमलव देखा जाए तो दोनों का दशमलव आपस में क्या है? बराबर है। अंश का और हर का दशमलव आपस में अगर बराबर हो तो दशमलव को क्या करेंगे? यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ का दशमलव, यहाँ का दशमलव बराबर, अंश और हर का दशमलव आपस में क्या दिया गया है? यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर अगर हल करेंगे तो क्या बनेगा? ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो है दशमलव हट जाएगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर -4 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 1 पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ से 1 से 1 ये तो कट ही जाएगा, 1 से 1 काट दीजिए या 1 से भाग कर सकते हैं। जब 1 से भाग करेंगे तो क्या यहाँ बनेगा? ई बराबर हो जाएगा और क्या उतरेगा यहाँ पर? -4 गुणे और 10 की पावर -3 हो जाएगा। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट होता है। यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे? वोल्ट हो जाएगा। कितना
आसान क्वेश्चन दिया गया था, बहुत आसान है, लेकिन सूत्र आपको नहीं याद रहेगा तो यह क्वेश्चन आसान हो करके भी कठिन लगेगा। तो इसमें 2 प्रश्न पूछा गया था, स्वप्रेरण गुणांक का जो है स्वप्रेरण का परिभाषा बताना था और इसमें एक न्यूमेरिकल को जोड़ा गया था। तो यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अब अगला यहाँ प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 में जो है यहाँ तक सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 4 तक जो है इस भाग के वीडियो में बताया जाएगा और अगले भाग के जो वीडियो में है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो अगले भाग का यदि आपको वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहां पर उस भाग का वीडियो का लिंक दे दिया रहेगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर अगला भाग का वीडियो जब भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कीजिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।